Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from myself Sudham D. Today I am starting a new chapter of chapter number 6, Economic Reform since 1991. इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ये 1991 क्यों लिखा गया है, इसके पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे हम लोग समझते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, आपको बता दें 1991 से पहले जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म था, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब होता है यहाँ आर्थिक व्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में सुधार करना। तो ये 1991 के बाद कुछ ऐसा सुधार किया गया हमारे अर्थव्यवस्था में कि जो हमारे देश का जो जीडीपी था उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। उससे पहले हमारा देश उतना डेवलप नहीं था, उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, पर 1991 के बाद जो हमारा ये पॉलिसी आया इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके बाद हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। इसीलिए इसे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो 1991 से पहले जो पॉलिसी था वो अलग था, 1991 के बाद जो पॉलिसी वो अलग है, इसलिए दोनों में डिफरेंट है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म वो रिफॉर्म है जो आपका एक इकोनॉमिक ग्रोथ एक पॉलिसी लाया है, एक आपके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो देश में जो ग्रोथ है, विकास है, उसे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाया गया ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, हमारा भारतीय जो सरकार है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का सीरीज निकाल दिया, मतलब कि बहुत सारा बातें को सामने लाया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए, किस तरह से मजबूत करना चाहिए टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 90s मतलब 1990 में हम उससे पहले जैसे 1991 से पहले हमें बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारा क्राइसिस हुआ था, मतलब लॉस ही हो रहा था सरकार को, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया ताकि हमारा जो नुकसान है उससे कवर किया जा सके। उससे पहले जो नुकसान हुआ था, दिस रिफॉर्म कैन बी नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, एनईपी इज द शॉर्ट नेम ऑफ दिस पॉलिसी। मतलब इसी को सुधारने के लिए जो हमारा 1991 से मतलब 1990 में जो हमारा नुकसान हुआ या उससे पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसको ठीक करने के लिए एक नया पॉलिसी लाया गया, एक नया अर्थव्यवस्था लाया गया, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। द 3 ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ एनईपी, इसके अंदर 3 बातों पे बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया, 3 पॉलिसी पे ध्यान दिया। पहला जो पॉलिसी है तो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन है, इसको आप एल से इंडिकेट करते हैं, इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्री एंड द ट्रेड। पहले देखिए पॉलिसी जो था 1991 से पहले वो था एल का मतलब पहले यहाँ पे होता था, पहले 1991 से पहले एल मतलब लाइसेंसिंग होता था, जिसको बदल के लिबरलाइजेशन में कर दिया। मतलब पहले हुआ करता था ये कि जल्दी किसी भी इंडस्ट्रियलाइज को या प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया था, तो इसको बदल कर लिबरलाइजेशन दिया गया, आज़ादी दिया गया, आराम से लाइसेंस दिया गया, जो मतलब कि प्राइवेट कंपनी को भी लाइसेंस देना स्टार्ट हो गया 1991 के बाद, ठीक है। उससे पहले उतना जल्दी नहीं दिया जाता था, तो इसीलिए पॉलिसी को ये जो एल है उसको चेंज किया गया, इसको लाइसेंसिंग से लिबरलाइजेशन में बदला गया, एक आज़ादी दिया गया प्राइवेट कंपनी को। दूसरा आते हैं द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ द क्वाटास फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले क्या होता था, अगर आप गुड्स बाहर से मंगाते हैं तो उसका एक मात्रा सेट किया जाता था कि आप कितने क्वांटिटी में गुड्स को बाहर से मंगाओगे, पर बाद में ये तय किया गया उस पॉलिसी को, जो क्वाटास का जो पॉलिसी था उसको प्राइवेटाइजेशन में बदल दिया गया। उसमें ये बताया गया कि आपको अब कोई भी क्वाटास फिक्स नहीं किया जाएगा, आप जितना गुड्स मंगा सकते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब कि आप बाहर से गुड्स मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्यू को पी में बदला गया। तो क्यू क्या है, 1990 से पहले वाला पॉलिसी है जिसको बदल के पी में लाया गया। फिर थर्ड पॉइंट है द पॉलिसी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप जी से इंडिकेट करते हैं, इन प्लेस ऑफ द परमिट फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब पहले अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है बाहर के देशों से तो आपको परमिट का जरूरत पड़ता था, पी का जरूरत पड़ता था, जो कि बाद में ऐसा किया गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आपका मेन थीम बना दिया, एक ग्लोबलाइजेशन ला दिया, मतलब कि आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एलपीजी हमारा जो नया सेट है वो किसको रिप्लेस किया है, तो एल क्यू पी क्यू किया है। तो एल मतलब पुराना लाइसेंसिंग, क्यू मतलब क्वाटास और पी मतलब परमिट, और जिसको बदल के प्राइवेटाइजेशन अब ग्लोबलाइजेशन में बदला गया। और उसके बाद से हमारा जो देश है
वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया है, बहुत मजबूत हुआ, जीडीपी दुगना हो गया है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये तीन जो एलिमेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका जो एनईपी है इसका ये मेन एलिमेंट है। सो वी डिस्कस देम। First, we discuss about the topic liberalization. Liberalization of the economy means freedom of producing unit from the direct or physical control imposed by the government. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, यूनिट मतलब जो गुड्स को बनाता है या सर्विस को देता है, तो उसको लिबरलाइजेशन दिया गया, आज़ादी दिया गया कि आप आराम से गुड्स बना सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को कम किया गया कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकता। तभी प्राइवेट कंपनियां क्या की, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो इस लिबरलाइजेशन के अंतर्गत फ्लोइंग आर द सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है लिबरलाइजेशन का ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। पीरियड टू द 1991 से पहले द गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन द प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट बहुत तरह का क्या किया, कंट्रोल रखता था किस पे, प्राइवेट इंटरप्राइज, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनियां, उस पर एकदम उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता था। डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब देश में। दीज इंक्लूडेड, जैसे कि कैसे इसको कंट्रोल करता था गवर्नमेंट प्राइवेट इंटरप्राइज को, जैसे देखिए यहाँ पे दीज इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, मतलब आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, जो कि 1991 से पहले लाइसेंस देना बहुत मुश्किल था प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइस कंट्रोल, प्राइस भी कंट्रोल करता था गवर्नमेंट, तय करता था क्या प्राइस रखने वाले हो, आप क्या गुड्स बनाओगे और उसका क्या दाम होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल, सारा फाइनेंशियल कंट्रोल रहता था कि आप किस तरह से मतलब लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कौन सा बैंक आपको लोन देगा नहीं देगा, ये सभी फाइनेंशियल कंट्रोल भी बैंक के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में था। ऑन द गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस, आप इंपोर्ट लाइसेंस के लिए भी दिक्कत था, ये सब कंट्रोल था गवर्नमेंट का। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब होता है वो करेंसी जो आपका देश का पैसा को छोड़कर या करेंसी को छोड़कर बाकी सभी देश का जो पैसा है, करेंसी है, उसको फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय द बिग बिजनेस हाउसेस, यहाँ पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े हाउसेस को, हाउसेस मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं गवर्नमेंट पहले 1991 से पहले बहुत सारा जो कंट्रोल रखता था, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो बढ़ नहीं पाती थी, वो तरक्की नहीं कर पाती थी, ना ही ग्रोथ ला पाता था, क्योंकि हमारा देश का जो ग्रोथ है वो सिर्फ प्राइवेट इंटरप्राइज के कारण बढ़ रहा है। इट वॉज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट, बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगा दैट द सेवरल शॉर्ट कमिंग हैड बीन इमर्ज इन द इकोनॉमी ऑन द अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। उनको गवर्नमेंट को लगने लगा इतना ज़्यादा कंट्रोल करने से हमें शॉर्ट कमिंग होने लगा, मतलब हमें नुकसान होने लगा। तो अब इसे क्या किया जाए, अब इसे लिबरलाइज किया जाए। दिस कंट्रोल हैड गिवन राइट टू द करप्शन, अनड्यू डिले एंड इनएफिशिएंसी। इस कंट्रोल के कारण, कंट्रोल किसके पे था, प्राइवेट कंपनी पे, कंट्रोल तो पब्लिक कंपनी पे था नहीं, गवर्नमेंट कंपनी पे था नहीं, तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा, करप्शन होगा, अनड्यू होगा, डिले होगा, लेट होगा, हर काम लेट होने लगा, हर प्रोडक्शन घटने लगा, इनएफिशिएंसी आ गया, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब ये हो गया, प्राइवेट कंपनी को हक देना, लाइसेंस देना, आज़ादी देना कि आप गुड एंड सर्विस मंगाओ बाहर से। सो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। अब इस लिबरलाइजेशन के अंतर्गत कितनी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है, जो इस लिबरलाइजेशन के अंतर्गत पहला जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो वो किसका हुआ, तो वो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। मतलब इंडस्ट्री को लिबरलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले इंडस्ट्री सेक्टर को सुधारा गया। Liberalization virtually implied the deregulation of industrial sector of the economy. Liberalization का मतलब यहाँ पे हो गया डीरेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन होता है कंट्रोल करना इंडस्ट्री को, डीरेगुलेशन मतलब कंट्रोल नहीं करना, उसको छोड़ देना, आप अपने हिसाब से काम करें। मतलब लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी देना हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को। फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड द हाउ इट हैपन, कैसे इसे दिखाया गया, देखते हैं। पहला लिखा एब्लिटेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो लाइसेंस का जो सिस्टम था उसका एबिलिटेशन किया गया, उसे हटाया गया। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस, एक नया पॉलिसी को अनाउंस किया गया। इट एबोलिश मतलब हटा दिया द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंसिंग एक्सेप्ट द फ्लोइंग 5 इंडस्ट्री, मतलब लाइसेंस को हटाया तो गया, पर ये जो 5 इंडस्ट्री है, जैसे लीकर, जिसे अल्कोहल कहते हैं, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव,
डेंजरस केमिकल। तो ये 5 को छोड़कर सभी तरह का प्राइवेट कंपनियों को आज़ादी दिया गया, वहाँ से उसको लाइसेंस बहुत आसानी से मिलने लगा। बाकी ये जो 5 हैं, लीकर, सिगरेट, इन पे गवर्नमेंट क्या किया, कंट्रोल रखा कि नहीं, नहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनियां हैं जिससे गवर्नमेंट नहीं दे सकता उतना आज़ादी, तो गवर्नमेंट इसको अंदर में रखा। अब इस लिबरलाइजेशन के अंदर देखते हैं हम लोग कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को और क्या फायदा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनियां। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर ऑफ द इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। पहले जो पब्लिक सेक्टर था वो 17 था, जिसको घटा के 8 किया गया, क्योंकि वहाँ पे करप्शन होने लगा, वहाँ पे अनड्यू होने लगा, वहाँ डिले होने लगा, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को कम किया गया और प्राइवेट कंपनी पे ध्यान दिया गया। इन 2010-11 द नंबर ऑफ दिस इंडस्ट्री वाज रिड्यूस मियरली टू 2। मतलब कि जो इंडस्ट्री जो था हमारे, जो पब्लिक कंपनी का या गवर्नमेंट कंपनी का, उसको घटा के ऑटोमोबाइल एनर्जी और रेलवे में बांट दिया गया। मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 पॉइंट पे बांटा गया, ऑटोमिक एनर्जी और रेलवे में ज़्यादा सीमित कर दिया कि नहीं, हम लोग इसी में गवर्नमेंट कंपनी को इसी में ध्यान दिया जाएगा। डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन एरिया, मेनी प्रोडक्शन एरिया विच अर्लियर वेयर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि 1981 से पहले सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता था, बिग इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि बिग इंडस्ट्री आ जाएगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सारा जो प्रोडक्शन जो एरिया था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रखा गया, बट वेयर डी रिजर्व, पर इसको डी रिजर्व किया गया, रिजर्व मतलब हटाया गया कि आप नहीं, इसको उतना माना नहीं गया। अब क्या किया, फोर्सेस ऑफ द मार्केट वेयर अलाउड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। जो मार्केट है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करने लगा, खोजने लगा, और रेदर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे उसके बाद जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हटाया गया, बिग कंपनियों पर भी ध्यान देना स्टार्ट किया गया। एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन मतलब फैलाना, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ गया इंडस्ट्रियल को लाइसेंस देने के बाद। द अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक विद द लाइसेंसिंग। पहले क्या था, लाइसेंसिंग के बिना काम ही नहीं कर सकते हो, अब तो छूट दे दिया, लिबरलाइजेशन दे दिया, है ना। नाउ द फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंसिंग इम्प्लाई फ्रीडम फ्रॉम द कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको फ्रीडम दिया लाइसेंस से, तो उसको आपको कैपेसिटी भी दे दिया प्रोडक्शन करने का कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। वाज नाउ अ मैटर ऑफ द प्रोड्यूसर टू चॉइस द डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर को छोड़ दिया कि तुमको जो प्रोडक्शन करना करो, तुम अपना चॉइस बना लो, मार्केट के देख लो कंडीशन कैसा है, मार्केट में जो जरूरत होगा उस तरह का प्रोडक्शन कर देना। फिर है फ्रीडम टू इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स मतलब आप बाहर से आप कैपिटल गुड्स मंगा सकते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल टाइप का गुड्स मंगा सकते हैं, मशीन मंगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं, तो दैट इज कैपिटल गुड्स, बाहर से मंगा सकते हैं। लिबरलाइजेशन आज़ादी दिया गया। लिबरलाइजेशन आल्सो इम्प्लाई फ्रीडम फ्रॉम द इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट गुड्स, कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए आप कैपिटल गुड्स मंगा सकते हैं बाहर से। परमिशन वाज नो लॉन्गर रिक्वायर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसमें ज़्यादा परमिशन का जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। टू इंटर इनटू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, आप किसी बाहरी देश से अगर किसी तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए आप ला सकते हो और अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। Thank you, and this topic is completed, and there are lots of question from these topics also. We can see the first question is the meaning of economic reform. Yeah, what is the economic reform? This is the answer. And in the economic reform, there are what are the types and the policy involved in the new economic policy, that is liberalization, privatization, and globalization. So the first question is what is liberalization? Second question is what is privatization? And third question is what is globalization? And what are the elements of NEP? Write them and explain or define the liberalization. These are the some question will be asked in the board when at the time of exam. So complete them, write them. Every highlighted point are important. Write them in the copy. And the next class we will discuss about the financial sector reform, कि financial sector reform liberalization के अंतर्गत क्या क्या लाया गया, ठीक है। थैंक यू, मेक देम कॉपी।